हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एम्पायर ऑफ ई। ओके, सबसे पहले मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए और कुछ दिन के लिए, क्योंकि कोविड-19 जो है वो दिन ब दिन बहुत ही स्प्रेड होते जा रहा है और उसकी जो स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब दिन में जो हर दिन 24 आवर्स में जितनी उसकी काउंटिंग बढ़ रही है, इसका मतलब आने वाले दिनों में बहुत डिसएडवांटेजेस क्रिएट करने वाला है। सो सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके पेरेंट्स को और उनके एल्डर्स को, उनके फ्रेंड्स को, एज वेल एज सबके कलीग्स को, कि हो सके जितना हो सके उतना घर में रहिए। अगर आपको किसी इसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है तो तभी आप घर से बाहर निकले। ओके, तो मैं वैसे तो मैं हमने लास्ट 5 वीडियोज़ में अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में देखा था। नॉर्मल एक्शन में एंट्री करने से पहले एक स्मॉल कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं। नोट में देखना है आपको। सपोज अगर मेरे पास कोई भी स्टोन है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैं किसी स्टोन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जोर से घुमाता हूँ जिसकी वेलोसिटी होगी वी बार। अगर मैं किसी भी स्टोन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता हूँ तो सिंपल सी बात है, वो हो गया उसका सर्कुलर मोशन। मैंने आपके लास्ट लेक्चर में पहले ही बताया वीडियो नंबर 5 में, अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाया जाए तो बॉडी प्रोड्यूस डिफरेंट 2 काइंड्स ऑफ फोर्सेस। जो पहला फोर्स आपके सामने आएगा उसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स, और उसके अपोजिट में जो दूसरा फोर्स एक्ट होगा उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, एक्चुअली दोनों फोर्सेस की डेफिनेशन बहुत ही ईजी थी। अगर कोई फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल होगा अलोंग द रेडियस तो उसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर कोई फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होगा अलोंग इट्स रेडियस देन इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर देखा जाए तो सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पे एडवांटेज है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे डिसएडवांटेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इस स्टोन को मुझे सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करना है, उसकी पोजीशन अगर मेंटेन करनी है तो यहाँ पे मुझे हेल्प करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स। फॉर्चुनेटली अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे कट करता हूँ देन द स्टोन विल बी चेंजिंग देयर पोजीशन इन टेंजेंशियल फॉर्म एंड सच काइंड ऑफ फोर्स इज नथिंग बट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं दोनों के फार्मूले की बात करता हूँ तो फार्मूला में एक फंडा बहुत ही कॉमन है, उसे कहा जाता है इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डिफरेंट होगा दोनों का वेक्टर फॉर्म में पोलरिटी। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो फिजिक्स में सबका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी रिटन एज m इंटू वी स्क्वेयर अपॉन आर। और अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ यूनिट इज न्यूटन। इसका मतलब क्या है? सेंट्रीपेटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ बॉडी, इट्स वेलोसिटी एंड इट्स रेडियस वेक्टर। ठीक है, अब इसको आपको सिर्फ याद रखना है। आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक में एंट्री करने वाला हूँ जिसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। आपने बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बहुत जगह जगह पे सुना होगा कि मैक्सिमम टाइम जो भी सिविल इंजीनियर होता है जब रोड कंस्ट्रक्ट करता है या कोई भी आर्किटेक्चर होता है जब हाईवे या रोड कंस्ट्रक्ट करता है तो बैंकिंग ऑफ रोड पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्हीकल या 3 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, अगर कोई एक लेफ्ट या राइट में टर्न लेते हैं ऑन द कर्वेचर ऑफ द रोड, अगर रोड प्लेन होगा तो वहाँ पे टायर और जो रोड का सरफेस का फ्रिक्शन बनेगा वो कम होगा और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि व्हीकल स्लीप होने की या स्कीड होने की। इसका मतलब क्या है? समटाइम्स आपने भी देखा होगा, अगर मैं कभी 2 व्हीलर चला रहा हूँ, अगर मुझे एग्जैक्टली 90 डिग्री राइट टर्न से लेना है, इसका मतलब अगर मुझे बहुत ही बड़ा कर्व वहाँ पे अटेंड करना है तो मुझे मेरे व्हीकल को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे रोड बहुत ही प्लेन होगा तो मे बी टायर स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मे बी इंड्यूसेस सम अमाउंट ऑफ स्मॉल एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसको प्रोहिबिट करने के लिए क्यों और कम करने के लिए वहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड नाम का फंडा यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जब भी कोई रेसिंग कार या कोई भी व्हीकल एक बड़ा सा टर्न लेती है तो रोड का जो एक एज होता है उसको रेज किया जाता है। रेज किया जाता है उसका मतलब उसकी हाइट वहाँ पे बढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही फोर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उससे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका मतलब अगर व्हीकल पे सेंट्रीपेटल फोर्स ज़्यादा बनेगा तो वो हमारे लिए एडवांटेज है, पर फॉर्चुनेटली अगर व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे ज़्यादा बनता है देन वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो अपना टारगेट यही रहेगा बैंकिंग ऑफ रोड में कि मुझे कुछ भी करके सेंट्रीपेटल फोर्स व्हीकल का बढ़ाना है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल का कम करना है। पर आपने 11th के चैप्टर में सुना होगा, फोर्स के चैप्टर में, कि 2 अलग अलग कंसेप्ट थे वहाँ पे जिसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन
एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम बच्चों को ये कंसेप्ट के बारे में पता नहीं होगा कि यार नॉर्मल रिएक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो उसको थोड़ा 2 मिनट में हम क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं पहले कंसेप्ट की बात कर रहा हूं तो उसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। समटाइम इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल एक्शन। सपोज मेरे पास एक ग्राउंड सरफेस है जिसे आप प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो, और मैंने क्या किया, उस प्लेटफॉर्म पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रख दिया लाइक दिस। अब थोड़ा देखिए, ये जो वुडन बॉक्स मैंने उस प्लेटफॉर्म में रखा है उसे कहा जाता है बॉडी का मास इज नथिंग बट कैपिटल एम। एक चीज तो क्लियर है, बोथ सरफेस एंड द बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मैंने बॉक्स पे किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बनेगा 0। अगर मैं किसी भी प्रकार का इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो एक चीज़ तो क्लियर है, बॉडी ऑलवेज मेंटेन देयर रेस्ट पोजीशन। आपको न्यूटन का थर्ड लॉ तो पता ही है, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सरफेस इस प्लेटफॉर्म को कनेक्टेड है उसे कहा जाता है बॉडी का एपरेंट सरफेस। अब इससे एक चीज़ क्या पता चलती है, सिंपल सा फंडा है, अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में रखना है इसका मतलब जितना भी बॉडी इसको नीचे पुल करने की कोशिश करी है टुवर्ड्स अ ग्रेविटेशनल, इन द सेम टाइम दिस प्लेटफॉर्म इज आल्सो रिपेल टू द दैट अपर वुडन बॉडी। इसका मतलब क्या है, जितना भी फोर्स नीचे है उतना ही नीचे से फोर्स ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी एक्शन होगी सेम अमाउंट ऑफ में रिएक्शन भी होगी। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल एक्शन की बात करता हूँ, किसी भी बॉडी अगर सरफेस के कांटेक्ट में, तभी नॉर्मल एक्शन नाम का फंडा यूज होता है। अगर कोई भी बॉडी सस्पेंडेड होगी, सस्पेंडेड का मतलब क्या, वो बॉडी किसी सरफेस पे रखी नहीं है, तो अगर सस्पेंडेड होगी तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल एक्शन काउंट नहीं होता। ये फंडा आपको याद रखना है। अगर मैं सपोज वुडन बॉक्स की तरफ देख रहा हूँ, अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन देखना है, ये जो प्लेटफॉर्म है वो वुडन बॉक्स को ऊपर की तरफ अपोज कर रहा है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर यहाँ पे अपर साइड में बनेगा लाइक दिस। तो इसे कहा जाता है कैपिटल एन। दिस कैपिटल एन इज मैक्सिममली सीन इन 11th एज वेल एज 12th इन द मैक्सिमम कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बॉडी पे ड्रॉ किया जाता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द बॉडी इज इन ओनली रेस्ट पोजीशन। ये तो हो गया पहला फंडा। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी सस्पेंडेड है तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन काउंट नहीं होता। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट फॉर्म में है तभी वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन काउंट किया जाता है, ठीक है। पर अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की फार्मूले की बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन का खुद का एक फार्मूला है, दैट इज कैपिटल एन इज नथिंग बट यम इंटू स्मॉल जी। इसका मतलब क्या है, यम इज नथिंग बट द मास ऑफ बॉडी एंड जी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे रिमेम्बराइज करना है, कैपिटल एन इज इक्वल टू यम इंटू जी। जिसके आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो। सपोज यहाँ पे एक व्हीकल है ऑन द रोड सरफेस। अभी तो व्हीकल जस्ट इमेजिन कीजिए रेस्ट पोजीशन में है, जैसे आपको यहाँ पे क्लियर विजन दिख रहा है व्हीकल के 2 टायर्स और ऑन द बिहाइंड देयर आर अगेन 2 टायर्स। अभी तो मैं सिर्फ आगे वाले टायर्स की बात कर रहा हूँ। ये दोनों भी टायर्स जो ग्राउंड सरफेस है उसके कांटेक्ट में है, उसे कहेंगे हम एपरेंट एरिया। अगर मैं इनकी नॉर्मल रिएक्शन की बात करता हूँ तो आगे के 2 टायर्स दोनों भी ग्राउंड सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पे अलग अलग 2 वेक्टर्स बनेंगे। द फर्स्ट वेक्टर ऑन अपवर्ड डायरेक्शन एंड सिमिलरली सेकंड वेक्टर इज ऑन आल्सो अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इसको नाम देने के सोचता हूँ देन इट इज कॉल्ड एज n1 एंड दिस इज कॉल्ड एज n2। अगर मैं इसके फार्मूले के बारे में देखता हूँ, इट्स कैन बी नथिंग बट m1 इंटू जी, n2 इज नथिंग बट m2 इंटू जी। n1 मतलब क्या, m1 मतलब द मास ऑफ फर्स्ट टायर टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल, m2 इज नथिंग बट मास ऑफ सेकंड टायर टुवर्ड द राइट साइड ऑफ द व्हीकल। इसका मतलब जितने भी आपके ग्राउंड सरफेसेस बढ़ेंगे उतने आपके नॉर्मल रिएक्शन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सम बेसिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नॉर्मल एक्शन। मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको रिमेम्बराइज करना एक ही फार्मूला जो मोस्टली वहाँ इसके ऑनवर्ड्स यूज होगा, उसे कहा जाता है कैपिटल एन। एन इज नथिंग बट स्मॉल एम इंटू जी, एम इज नथिंग बट द मास ऑफ बॉडी एंड जी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर मैं बैंकिंग ऑफ रोड के पैरामीटर्स के कंसिडर का कंसिडर करता हूं तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीट आपके सामने आता है, कम्स इनटू सिनारियो, जिसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये फंडा क्या है,
अभी भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार स्टैटिक फ्रिक्शन नाम का वर्ड कहाँ से आ गया। सिंपल वर्ड है, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख ही सकते हो। सपोज एक व्हीकल है जो अभी ग्राउंड के सरफेस में है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो व्हीकल की जो पोजीशन वो होगी रेस्ट फॉर्म में। अगर मैं पूरे व्हीकल की बात करता हूँ तो एक ही पैरामीटर है जो ग्राउंड के सरफेस में है, वो होगा व्हीकल का टायर, जो यहाँ पे हम देख सकते हो। जो एरिया यहाँ पे बन रहा है उसे कहा जाता है एपरेंट एरिया ऑफ द सरफेस। इसका मतलब क्या है, सिर्फ इतना ही एरिया ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में है। ओके, अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो व्हीकल इज इन रेस्ट फॉर्म, तो अगर व्हीकल के टायर में और ग्राउंड में जो फ्रिक्शन बनता है उसे कहा जाता है व्हीकल का स्टैटिक फ्रिक्शन। पर अगर मैं व्हीकल के कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता हूँ तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है एक टाइप का कांस्टेंट। इस चैप्टर में इस कांस्टेंट को नाम दिया है म्यू एस। इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द म्यू एस। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, जो टायर यहाँ पे है वो टायर सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट करेगा टुवर्ड द डाउनवर्ड साइड। मतलब इसका जो भी वेट होगा वो वेट नीचे पुल करने की कोशिश करेगा, उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स। इट इज नथिंग बट एफ एस बार। ओके, सेकेंड पैरामीटर तो आपको पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब इसके ऊपर भी एक वेक्टर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है जिसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक तो फंडा क्लियर है, व्हीकल इज इन रेस्ट फॉर्म। इसका मतलब जितना भी वेक्टर ऊपर होगा वही सेम अमाउंट ऑफ वेक्टर नीचे होगा, तो उसे कहा जाता है इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। ये इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे क्यों बन गया, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बन गया आपका सेंटर। ऊपर का जो वेक्टर है उसे मैं कंसिडर करता हूँ कैपिटल एन, नीचे का जो वेक्टर है उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर ऊपर का पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला निगेटिव होगा, इज नथिंग बट एफ एस और इज इक्वल्स टू जीरो। एक काम करते हैं, माइनस टर्म को आगे लेके चलते हैं, एन इज इक्वल्स टू एफ एस, इसको थोड़ा लेफ्ट में लेके आते हैं। एफ एस इज नथिंग बट कैपिटल एन इज नथिंग बट नॉर्मल एक्शन, जिसका फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बट एन इज नथिंग बट एम इन टू जी। सो दैट्स वाई एफ एस इज इक्वल्स टू यम इंटू स्मॉल जी। पर यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करता हूँ, ये बन गया आपका यहाँ पे रिलेशन किसका, द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर अगर मैं इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे मुझे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को कहा जाता है म्यू एस। सो दैट्स वाई इक्वेशन कैन बी रिटन एज एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू म्यू एस इंटू एम इंटू जी। तो ये म्यू एस यहाँ पे जो कंसिडर हुआ है उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं सिर्फ म्यू एस की बात करता हूँ तो इसका अलग फार्मूला भी लिख सकते हो, म्यू एस इज नथिंग बट एफ एस अपॉन एम जी। सिमिलरली कैन बी रिटन एज एफ एस अपॉन एम जी इज नथिंग बट कैपिटल एन। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का। ओके, इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन टू इट्स नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब हम काम करते हैं, जो हमने अभी दो बीट पढ़े, जो हमारा फर्स्ट बीट था जिसका नाम था नॉर्मल एक्शन, और जो सेकंड बीट था जिसका नाम था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एक काम करते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है जिसमें मैंने एक वुडन बॉक्स कंसिडर किया है इन द सर्कुलर फॉर्म। जो वुडन बॉक्स मैंने प्लेस किया एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे, जिसे आप कौन सा भी एक सरफेस कह सकते हो। ठीक है, अगर ये वुडन जो बॉल मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे प्लेस किया है, इसका मतलब जो वुडन फॉर्म है वो तो अभी रेस्ट पोजीशन में है। सिंपल सा लॉजिक है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, दैट मीन्स द वुडन बॉक्स इज ऑलवेज इन रेस्ट पोजीशन। पर अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग वेक्टर्स की, तो वुडन बॉक्स और प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है जिसे कहा जाता है एफ एस डैश। अगर आप एफ एस डैश के बारे में सोच रहे हो तो उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो तो मैंने अभी लेफ्ट साइड या आप इसको राइट साइड भी कंसिडर कर सकते हो, डिपेंड करता है बॉडी के स्ट्रक्चर पे।
यहाँ पे जो सेकंड वेक्टर बनेगा टुवर्ड द डाउनवर्ड साइड, उसे कहा जाता है यम इंटू स्मॉल जी। अगर आप बात करो यम इंटू स्मॉल जी, इट इज नथिंग बट मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर अगर मैं अपवर्ड की बात करता हूं देन इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल रिएक्शन, इट इज नथिंग बट कैपिटल एन। इसका मतलब पर यहाँ पे बॉडी रेस्ट में इसलिए आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे कम दिख रहे, पर फॉर्चुनेटली अगर मैंने बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी विल बी चेंजिंग देयर पोजीशन फ्रॉम रेस्ट टू दी मोशन। अगर बॉडी मोशन में आती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे बनते हैं, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक वेक्टर बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी एक वेक्टर बनेगा। इसका मतलब आपके नंबर ऑफ वेक्टर्स बढ़ते जाते हैं जब बॉडी मोशन में होती है, और भी नंबर ऑफ वेक्टर्स बढ़ते जाते हैं व्हेन एवर द बॉडी इज इन मोशन इन द नॉन लीनियर फॉर्म। नॉन लीनियर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब बॉडी एक टर्न ले रही है। पर अगर बॉडी रेस्ट में तो आप आराम से 3 वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन, सेकंड इज नथिंग बट एम जी, एंड थर्ड इज नथिंग बट एफ एस डैश। तो अभी तो हम बात करते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड नाम का फंडा कैसे यूज होता है, पर पहले बैंकिंग ऑफ रोड्स कंसेप्ट क्लियर करने से पहले हम पहले क्लियर करते कि व्हीकल की पोजीशन या व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है जब व्हीकल प्लेन रोड पे कर्वेचर पे ट्रैवल हो रही है। ठीक है, तो नीचे आपके एक प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो दिख रहा है, उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। देखते हैं कि सपोज एक 4 व्हीलर है जिसको हम कार कंसिडर करते हैं, अगर एक प्लेन रोड पे रन कर रही है या प्लेन रोड पे चल रही है अभी तक कांस्टेंट स्पीड, तो उसके मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्योंकि व्हीकल स्लिप नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हीकल वहां पे टर्न ले रही है इन द मे बी राइट साइड और लेफ्ट साइड, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द रोड, पर वहां पे बैंकिंग ऑफ रोड प्रेजेंट नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि वहां पे बैंकिंग ऑफ रोड प्रेजेंट है तो अभी तो उसको कंसिडर मत कीजिए। तो अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं प्लेन रोड की, जो एक व्हीकल प्लेन रोड पे जा रही है ऑन द कर्वेचर साइड। ओके, नाउ सी, नाउ वी कैलकुलेट द मैक्सिमम अलाउड स्पीड व्हाइल द व्हीकल टेकिंग अ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक कार है और एक बड़ा कर्वेचर वहां पे दिख रहा है। इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन में, इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं व्हीकल के तरफ देखता हूं तो व्हीकल फ्रॉम द व्हीकल द वेक्टर शुड बी डाउन टुवर्ड द सेंटर, जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हीकल के अगर मैं अगर 4 टायर्स की बात करता हूं तो वहां पे डिफरेंट 4 वेक्टर्स बनेंगे स्टैटिक फ्रिक्शंस के। अगर मैं व्हीकल के वेट की बात करता हूं तो अलग अलग वहां पे डिफरेंट 4 वेक्टर्स बनेंगे, जिससे कहा था नॉर्मल रिएक्शन, इट इज नथिंग बट कैपिटल एन। और वहां पे जो आप म्यू दिख रहे हैं उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक रिएक्शन या स्टैटिक एक्शन। अगर फॉर्चुनेटली व्हीकल कांस्टेंट फॉर्म में है तो उस व्हीकल पे कौन से पैरामीटर्स कंसिडर किया जाता है, उसके मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कैसे फाइंड आउट करती है, इसके लिए आपको एक्सप्रेशन पे थोड़ा फोकस करना है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू रोटेशनल डायनामिक्स मैक्सिमम टाइम स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी के एग्जाम में एक बीट पूछा जाता है जिसे हमने फाइंड आउट करना पड़ता है वीमैक्स का फार्मूला। पर कब? जब एक व्हीकल प्लेन रोड पे ट्रैवल कर रही है ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, इसका मतलब मैंने बैंकिंग के कंसेप्ट अभी तक यहाँ पे यूज नहीं किए। इसका मतलब हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है वीमैक्स का फार्मूला। अगर आपको एक पैरामीटर्स पता होगा तो सर्कुलर मोशन में वीमैक्स का फार्मूला बनता है वीमैक्स इज नथिंग बट इन अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। समटाइम्स ऐसे भी कहा जाता है कि whenever the one of the vehicle moving in the plane horizontal road, verify that Vmax is equals to under root of mu rg। Vmax तो आपको पता ही, उसे कहा जाता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल। mu is nothing but coefficient of the static friction, r is nothing but the radius vector of that circular path, and g is nothing but उसका acceleration due to gravity। अब इसको वेरीफाई कैसा करना है, इसका वेरिफिकेशन बहुत ही ईजी है। इसके लिए हमें क्या कंसिडर करना है, एक व्हीकल है जिसे आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, यहाँ पे एक कार है, वो एक कार हॉरिजॉन्टल रोड पे ट्रैवल कर रही है। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल रोड, अभी तक हमने बैंकिंग ऑफ रोड पे कंसेप्ट के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। अगर वो हॉरिजॉन्टल रोड पे ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पे कर्व आता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने कर्व शो किया है, लुक लाइक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये कर्व की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये स्मॉल आर्क हो गया। अगर यहाँ पे स्मॉल आर्क बनता है तो उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर बनेगा। जब एक व्हीकल या कोई भी एक बॉडी अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल में मूव होती है तो मैंने आपसे पहले ही कहा था एक वेक्टर ऐसा बनेगा जो वेक्टर अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल पे आने की कोशिश करेगा और व्हीकल की बॉडी की पोजीशन मेंटेन करेगा, उससे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक फंडा क्लियर हो गया। द वेक्टर शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द व्हीकल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड एज एन सेंट्रीपिटल फोर्स।
और मैंने आपसे पहले ही कहा था इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक टाइप का एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कार की पोजीशन मेंटेन करेगा। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूँ, एफसीपी इज नथिंग बट यम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, यूनिट इज न्यूटन। इसको क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब थोड़ा हम दूसरे कंडीशन पे जाते हैं। जैसे कि कार रोड सरफेस पे रन करिए तो कार के डिफरेंट जो 4 टायर्स हो गए, वो 4 टायर्स भी यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, और एक वेक्टर यहाँ पे ऐसा बनेगा जो वेक्टर वहाँ पे फ्रिक्शन पैरामीटर करके शो होगा, जिसे कहा जाता है फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता हूं, मतलब ये भी जो भी व्हीकल का सेंटर्ड मास हो गया, सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होगा, व्हीकल का मास क्या करेगा, व्हीकल के टायर को नीचे प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। तो ये जो वेक्टर नीचे आ रहा है उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट एफ एस बार। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और नॉर्मल एक्शन के अनुसार उसके अपोजिट में जो एक्स्ट्रा वेक्टर यहाँ पे बनता है उसे कहा जाता है नॉर्मल एक्शन। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग दो वेक्टर्स बन गए, वन शुड बी ऑन अपवर्ड, अनदर शुड बी ऑन डाउनवर्ड। एक फंडा तो क्लियर है। अगर मैं ऊपर का पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ तो नीचे आपका निगेटिव कंसिडर करना है। तो दोनों का भी जो भी रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे बनेगा वो होगा 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम अ गिवन फिगर resultant force acts on body, सिर्फ मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहा हूं, इज नथिंग बट 0। ओके, so it can be written as according to figure, upper vector should be positive is nothing but capital N, and lower vector should be negative is nothing but force exerted due to static friction is equals to 0। अब एक काम करते हैं, निगेटिव टर्म को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। सो कैपिटल N इज इक्वल्स टू एफ एस बार। ठीक है, तो बन गया दोनों का रिलेशन। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्या क्लियर हो गई कि जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन को। तो अब काम करते हैं, इस रिलेशन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू कैपिटल एन। अगर आप ये सोच रहे हो म्यू एस कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था म्यू एस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आती है, अगर दोनों में कुछ फ्रिक्शन बनता है तो वहाँ पे एक न्यू पैरामीटर कंसिडर किया जाता है जिसे कहा जाता है म्यू एस। तो ये बन गया यहाँ पे फोर्स ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर मुझे नॉर्मल सेफ्टी टर्न लेना है व्हीकल का तो दोनों फोर्स मेंटेन होने चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने फोर्स लिया वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने फोर्स लिया वो है फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये दो फोर्स बैलेंस फॉर्म में हो गया, सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, तभी अपनी व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से आगे जा सकते हैं विदाउट एनी स्कीडिंग और विदाउट एनी स्लीपिंग। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ but for normal safe turning of vehicle, both forces must be of, I said, same magnitude। इसका मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू मैच होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, दोनों की इक्वेशन को लेते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेट करना मतलब वन शुड बी ऑन लेफ्ट साइड एंड अनदर शुड बी ऑन राइट साइड। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। इक्वेशन नंबर 1 में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था एम स्क्वायर अपॉन आर, स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है म्यू एस इंटू कैपिटल एन, पर एन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन जिसका फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, कैपिटल एन इज नथिंग बट एम इंटू स्मॉल जी। तो उसको एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं हम
The same equation can be written as m into v square upon r mu s into m into g. Now this mass and this mass get cancel. इस r को हम आगे लेके चलते हैं. v square is nothing but mu s into g into r. v square is nothing but mu s into r into g. स्क्वायर को यहाँ से निकाल दीजिए. v is equals to अंडर रूट mu s into r into g. तो ये बन गया अपना वेरिफिकेशन. इसका मतलब क्या है? द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज ट्रैवलिंग ऑन द प्लेन रोड ऑन द कर्वेचर. इसका मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फार्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. इसका मतलब क्या है? अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको जो मैक्सिमम स्पीड हो गया, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल होगी, वो अलग अलग 3 फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज म्यू एस, सेकेंड इज आर एंड थर्ड कॉल्ड एज जी. इससे एक चीज़ पता चलती है, अब जितना स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाओगे उतना व्हीकल स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी. जितना रेडियस वेक्टर बड़ा होगा, जिसका मतलब जितना टर्न बड़ा होगा, उतनी व्हीकल आराम से सेफ्टी आगे ट्रैवल कर सकती है. और जितना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना व्हीकल के लिए अच्छा होगी. पर फॉर्चुनेटली अगर ये तीनों भी पैरामीटर्स यहाँ पे कम होते हैं, इसका मतलब व्हीकल स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ती है. इससे एक बात पता चलती है, अगर मुझे व्हीकल कांस्टेंट प्लेटफॉर्म या प्लेन प्लेटफॉर्म में ट्रैवल करना है और बड़ा कर्वेचर वहाँ पे आता है, तो आपको वहाँ पे आपकी स्पीड कम करनी पड़ेगी. अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं मैक्सिमम स्पीड से आगे जा रहा हूँ, रोड बहुत ही प्लेन है और आगे एक बड़ा कर्वेचर आता है, अगर मैं वहाँ पे मेरी स्पीड कम नहीं करता तो आपके व्हीकल का टर्न वहाँ पे नहीं बैठेगा. वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके व्हीकल का बढ़ जाएगा और वहाँ पे व्हीकल आपकी स्लिप हो सकती है और मे बी एक्सीडेंट भी वहाँ पे हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें कम करने के लिए एक नई कंसेप्ट यूज़ की जाती है जिसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड. अगर मेरे हिसाब से देखा जाए बैंकिंग ऑफ रोड में या मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड में अगर मेन कंटेंट कौन सा है, तो वो है स्टैटिक फ्रिक्शन. क्यों? आपने कभी कभी ऑब्जर्वेशन किया होगा, अलग अलग कंपनी की व्हीकल जो होती है, जैसे सिंपल व्हीकल, मीडियम कैटेगरी की व्हीकल या बहुत ही ब्रांडेड व्हीकल. अगर आप ब्रांडेड व्हीकल की तरफ देखते लाइक ऑडीज, मर्सरीज एंड ब्रांड एम्बेसडर्स एंड एक्सेट्राज, ओके, तो उनके जो टायर की जो विड्थ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. अगर आप सोचते हो कि इसकी विड्थ ज़्यादा क्यों होती है, अगर मैं टायर की विड्थ बहुत ही ज़्यादा रखता हूँ तो व्हीकल का माइलेज कम होता है. इसका मतलब व्हीकल एवरेज बहुत ही कम होती है, कम देते हैं. फिर भी उसके विड्थ ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? अगर विड्थ बहुत ही ज़्यादा होगी तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा. अगर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है तो व्हीकल स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है. पर अगर मैं व्हीकल के स्मॉल कैटेगरी में आने की कोशिश करता हूँ तो व्हीकल का माइलेज एज वेल एज व्हीकल का एवरेज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? व्हीकल की टायर की विड्थ बहुत ही कम की जाती है. इसका मतलब क्या है? अगर व्हीकल के टायर की विड्थ बहुत ही कम है तो वहाँ पे एवरेज ज़्यादा होगा पर स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. पर फॉर्चुनेटली अगर व्हीकल के टायर की विड्थ बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे व्हीकल का एवरेज बहुत ही कम होगा पर व्हीकल की स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी. ओके, ये पूरा जो फंडा मैंने अभी तक आपको बताया, ये वो पूरा बैंकिंग ऑफ रोड में एंट्री करने के पहले का पैरामीटर्स है. जैसे कि मैंने आज के लेक्चर में देखा था अलग डिफरेंट 3 कंसेप्ट के बारे में, जैसे कि नंबर 1 था अपना कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल एक्शन, नंबर 2 एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड नंबर ऑफ 3 दैट इज कॉल्ड एज वी मैक्स का फार्मूला. इसका मतलब अगर कोई भी व्हीकल प्लेन प्लेटफॉर्म पे चलती है, अगर वहाँ पे कर्वेचर आता है तो वहाँ पे वी मैक्स का फार्मूला है. वी मैक्स कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा. Okay, now we see the exactly need of a banking on the highway or on the track on the next video. Okay, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन कीजिए और ट्राई टू लाइक द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए. नाउ सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.